Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on roots are real and distinct. यानी जब हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम जब सॉल्व करते हैं और हायर ऑर्डर के अंदर क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो एक से ज़्यादा होता है, यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो जब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है, और जब हम उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का रूट्स कैलकुलेट करते हैं तो रूट्स पर हमने कंडीशंस लगाई हैं कि अगर वो रूट्स जो हैं वो रियल हों या डिस्टिंक्ट हों, या रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे या रिपीटेड होंगे, या रूट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स होंगे। तो हम सबसे पहले केस 1 को डिस्कस करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि जो रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हैं उसके जो रूट्स हैं अगर वो रियल हैं और डिफरेंट हैं तो तब हमारा जो सोल्यूशन है वो किस टाइप का होगा। तो हम कहते हैं कि अगर आपके पास रूट्स जो हैं वो 2 हैं, मतलब हम केस नंबर ऑफ जो रूट्स हैं वो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर इसी तरह इन जनरल हम उसको कर देंगे। तो हम कहते हैं अगर रूट्स जो आपके पास है एक m1 है और एक m2 है, और दोनों जो हैं वो रियल हैं और दोनों मुख्तलिफ हैं, तो देन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, इसलिए हमने जो उसका सोल्यूशन कंसीडर किया है वो y = mx कंसीडर किया है। तो y = mx का जो सोल्यूशन है, m उसका रूट है, तो अगर यहाँ 2 रूट हमने लिए हैं तो ज़ाहिर बात है वो दोनों उस फंक्शन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो एक उसका फंक्शन बनेगा y1 = e m1x और दूसरा बनेगा y2 = e m2x। और दोनों फंक्शन क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये हमें पता है कि सोल्यूशन की डेफिनेशन में कि जो सोल्यूशन जितने भी कैलकुलेट हों वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और सुपर पोजिशन रूल के मुताबिक अगर 2 किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशंस हैं तो उनका लीनियर कम्बिनेशन भी उसका सोल्यूशन होता है। तो आपका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा y = c1 e m1x + c2 e m2x बनेगा। और हम फिर नेक्स्ट मतलब आपका जो अगर 2 रूट्स हैं और अगर दोनों रूट्स रियल हैं और डिफरेंट हैं तो आपका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो इस फॉर्म का होगा y = c1 e m1x जमा c2 e m2x। इसको आप यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, अगर मज़ीद आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना चाहें तो उसको भी हम कर सकते हैं। आप मतलब जो m1 है उसको m ले लें और m2 जो हैं वो -m ले लें, यानी इन पर्टिकुलर केस यानी अगर आपके रूट जो हैं अगर 2 और -2 आ जाते हैं या 3 और -3 आ जाते हैं यानी 4 और -4 आ जाते हैं तो उस केस के लिए हम उसको इस तरह एक्सटेंड करेंगे, यानी m1 की वैल्यू जो है वो m ले लेते हैं और m2 की वैल्यू जो है वो -m ले लेते हैं। तो आपका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा k1 e mx + k2 e -mx। और उसमें टेक कर लेते हैं k1 की वैल्यू जो है वो c1 + c2/2 ले लेते हैं और k2 की वैल्यू c1 - c2/2 ले लेते हैं। तो हमने जब पुट किया इसके अंदर तो इस इधर भी c1 है इधर भी c1 है, तो आपने c1 कॉमन ले लिया e mx + e -mx/2 को अलग कर दिया, और फिर c2 कॉमन ले लिया e mx और -e -mx/2 अलग कर दिया। तो देखें ये आपके पास कोसाइन हाइपरबोलिक mx का फार्मूला है और ये साइन हाइपरबोलिक mx का फार्मूला है। यानी अगर आपके पास रूट्स जो हैं रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो अगर तो दोनों डिफरेंट आ जाते हैं तो हम ऊपर वाला फार्मूला लगा देंगे यानी इक्वेशन 5 वाला। लेकिन अगर रूट्स डिफरेंट हैं रियल हैं लेकिन अपोजिट साइन में है यानी 2 और -2 3 और -3, तो तब हम सोल्यूशन उस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी जनरल सोल्यूशन को जो है वो लिखा जा सकता है। अब जैसा कि इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम, वो कहते हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y - y = 0। आपने इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, होमोजीनियस है क्योंकि राइट साइड पे देखें 0 है। तो आपने इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की y" का मतलब है d² y, मतलब d² लिखना है तो d² लिख दें, अगर m लेना है तो आप m भी ले सकते हैं। तो उन्होंने m² और y जो है मतलब ये m² और -1 y = 0 बन गया। तो आपके पास जो m के रूट्स आए हैं वो 1 आ गया और -1 आ गया, यानी 2 रूट्स आए हैं वो डिफरेंट हैं और रियल हैं। तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो आप इक्वेशन 6 वाला भी यूज़ कर सकते हैं और प्रीवियस भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो जनरल सोल्यूशन बना वो बना c1 e x + c2 e -x, क्योंकि आपका जो m1 निकला वो 1 निकला, m2 जो निकला वो -1 निकला है।
अब जैसा कि इन जनरल हम देखते हैं कि अगर आपके पास रूट्स जो हैं, मतलब इन जनरल इक्वेशन के अंदर अगर आपके पास जितने भी nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके अगर आपके पास n रूट्स कैलकुलेट होंगे, जारी बात है उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, तो अगर सारे रूट्स जो हैं डिफरेंट हैं तो इसका मतलब है आपके पास जो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे वो e की पावर m1x, e की पावर m2x और e की पावर mnx होंगे और ये इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसका जनरल सोल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा y इक्वल टू c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x और cn e की पावर mnx जो है वो बनेगा। तो अब जैसा कि देखते हैं यहाँ एग्जांपल 6 के अंदर ऑर्डर 3 की डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने दी है d3y ओवर dx की 3 माइनस डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस 4dy बाई dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो वो कहते हैं इस इक्वेशन को हम ऑपरेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी d3 ओवर dx की 3 को हम d3 कह सकते हैं, d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर को d स्क्वायर कहते हैं और d ओवर dx को d कहते हैं और y हमने बाहर ले लिया है। तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनी है वो बनी है d की 3 माइनस डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में से देखें d स्क्वायर कॉमन आ रहा है और इस फैक्टर में से देखें 4 कॉमन आ रहा है। फिर जब d स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इधर माइनस 4 आ गया और फिर d माइनस 1 बचेगा और d स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर d माइनस 2 और d प्लस 2 बने। तो इसकी बराबर फैक्टराइजेशन हुई तो इसको उन्होंने d माइनस 1 और d प्लस 2 और d माइनस 2 की फॉर्म में लिख दिया। तो इसके जो रूट्स कैलकुलेट हुए वो d इज इक्वल टू 1, 2 और -2 कैलकुलेट हुए। तो देखें ये तीनों जो हैं वो रियल हैं और डिफरेंट हैं। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन बना वो बना y इज इक्वल टू c1 e की पावर x, c2 e की पावर 2x और c3 e की पावर -2x जो है इसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट हो गया। तो ये हमारा केस 1 था कि व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट तो देन आपका जनरल सोल्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। थैंक यू।